पाठ 15 इठलाते बादल एनसीईआरटी हिंदी की बुक सुगम भारती क्लास 4th के बच्चों के लिए। पाठ 15 इठलाते बादल। इस एक ही वीडियो में हम इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। इस पाठ में बताया गया है एक कविता के माध्यम से समानता का भाव, प्रकृति के प्रति प्रेम। प्रकृति क्या होती है? हमारी मदर नेचर, जो आसपास हमारे पेड़ पौधे हवा पानी मिट्टी है, वही हमारी प्रकृति है, जो बहुत दानी होती है, हमें सब कुछ देती है, हमसे कुछ नहीं लेती है, और वो समानता का भाव रखती है, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करती है। इसके बाद भाषा की बात में हम पढ़ेंगे कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग और पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। और नई चीज प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद एक और शब्द उसमें जोड़ दिया जाए, जैसे दूध वाला, तो वो वाला उसमें प्रत्यय बन गया। तो इस तरह के शब्द हम इस पाठ में देखेंगे। तो हम कविता को शुरू करते हैं। मन ही मन इठलाते बादल, रूप अनेक दिखलाते बादल, चारों ओर फैले अंबर में अपनी धूम मचाते बादल, कभी गरजते कभी बरसते, बिजली खूब नचाते बादल, जल बरसाते मन हर्षाते, भूखी तपन मिटाते बादल, भेदभाव इनने कब सीखा, सबको सुखी बनाते बादल, सरिता निर्झर तालाबों को जल से भरते जाते बादल, खेतों में ये अन्न उगाते, धरती खूब सजाते बादल। तो ये बहुत ही सुंदर सी कविता है। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था कवि अवध किशोर सक्सेना जी ने। तो इस कविता में हमने देखा कि बादलों को इठलाते कहा था। इठलाने का क्या मतलब है? इठलाने का मतलब है बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक, जहां जाना वहां जाएंगे और अपने अलग अलग रूप दिखाते हैं। आप देखिए कि उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। कभी बादल एक जैसे नहीं होते, बड़े छोटे, थोड़े कम काले, ज्यादा काले, ग्रे कलर के, सफेद सफेद। तो इस तरह से हमें बादल दिखते हैं। और ये बारिश का मौसम जब होता है तो हम देखते हैं, या किसी भी मौसम में जब भी बारिश आने वाली रहती है, तो ये अंबर मतलब आसमान में ये फैल जाते हैं। और अपनी धूम मचाना मतलब चारों तरफ ये रहते हैं। और ये गरजते भी हैं। जब ये टकराते हैं तो जोर से गरजने की भी आवाज आती है। और कई बार तो बहुत गरजते हैं और बारिश ही नहीं होती, और बारिश हो भी जाती है कभी कभी। और जब ये टकराते तो इनसे स्पार्किंग यानी इस तरह से होती, जिसे हम कहते हैं बिजली का चमकना। और जब ये बादल बरसने लगते हैं तब कैसा लगता है? सभी के मन को बहुत अच्छा लगता है। और इनके बरसने से, जब ये गर्मी के बाद बारिश का सीजन आता है और जब ये बरसते हैं, तो मिट्टी की जो तपन है, क्योंकि मिट्टी इतने समय से तप रही होती है सूरज की तेज गर्मी से, तो उसकी तपन मिटती है और जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये जो बादल है किसी से भेदभाव नहीं करते। इनसे मिलने वाले जल को पृथ्वी को लाभ होता है और मनुष्यों को भी होता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं कि इसको देना है उसको नहीं देना है। सभी को एक बराबर ही वो रखते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ लिखा है भेदभाव इनने कब सीखा। सबको सुखी बनाते बादल, क्योंकि जिस स्थान पर वर्षा नहीं होती वहां रेगिस्तान हो जाता है, फसल नहीं होती है। और वर्षा होने से ही फसलें होती हैं, और सभी कुछ पानी और फसलों पर ही निर्भर होता है, और तभी सभी सुखी और संपन्न बनते हैं। सरिता मतलब नदी, निर्झर मतलब झरने, और तालाब मतलब पोखर। तो नदी, झरने, तालाब गर्मी में आप देखेंगे कि लगभग सूख से जाते हैं। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है और ये बादल वर्षा करते हैं, तो ये सभी पानी से भर जाते हैं। इनके भरने से ही साल भर खेतों में इन्हीं नदी, झरनों, तालाबों से सिंचाई होती है। और इस सिंचाई से ही खेतों में जो फसलें हैं वो अन्नों से भर जाती है। और ये धरती को सजा देते हैं, क्योंकि धरती की सजावट, धरती का श्रृंगार क्या है? पेड़, हरियाली। और इनको सजाने का काम कौन करते हैं? ये बादल। तो ये इतनी सुंदर सी कविता है। तो अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। इठलाते का मतलब है इतराते। इतराना होता है ना, कभी कभी कोई बहुत दिखावा करके इतराता है, बस मर्जी का मालिक, मन ही मन खूब खुश होता है, इतराना। निर्झर का मतलब होता है झरना। अंबर का अर्थ होता है आकाश। अन्न का मतलब होता है अनाज। हर्षाते मतलब खुश होते। भू का अर्थ होता है धरती। तपन मतलब गर्मी। और सरिता का अर्थ होता है नदी। अनुभव विस्तार में नंबर 1 का क है, मतलब नंबर 1 वाला जो प्रश्न है उसके अंदर क ख ग है। तो
पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो हमें यहाँ आ में हम पहली लाइन पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि अ प्लस म हलंत प्लस ब और र। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो म है उसको आधा बना दिया गया है, बाकी सभी पूरे अक्षर हैं। तो ये बन गया अंबर। यहाँ पर अ है, न हलंत न, तो ये क्या बन गया? अन्न। यह निर्झर को इस तरह से संधि विग्रह मतलब वर्ण विच्छेद करके लिखा गया है, यानी वर्णों को अलग अलग करके रखा गया है। आ में वर्णों को मिलाना था और बा में वर्णों को अलग किया गया है। तो यहाँ किसको अलग किया गया है? निर्झर। और यहाँ पे ह र शाते मतलब यहाँ पर हम इन वर्णों को मिलाए तो ये क्या लिखा है? हर्षाते। क्योंकि यहाँ रा में जो हलंत है वो क्या बन जाएगी? रा की रेप बन जाएगी आने वाले मतलब अगले अक्षर पर। अनुभव विस्तार के वन का ख, जो फर्स्ट वाला चल रहा है उसका ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं क ख ग घ में। तो चारों ओर फैले धरती में या अंबर में, तो बादल कहाँ फैलेंगे? अंबर में। भू की तपन क्या करते हैं बादल? मिटाते बादल, बढ़ाते नहीं है। जल से जाते बादल मतलब जल से भरते जाते बादल। बादलों में क्या भरा होता है? जल भरा होता है। जो पृथ्वी पर जब बहुत गर्मी पड़ती है तो पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, वही पानी भाप बन के उठता है और जाके बादलों में बादल के रूप में भर जाता है और वही बादल बरसते हैं। तो सबको क्या बनाते हैं बादल? सुखी बनाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। नंबर 2 बताइए, अनुभव विस्तार का नंबर 2 बताइए, मन ही मन कौन इठला रहा है? ये मौखिक प्रश्न उत्तर है। मन ही मन बादल इठला रहा है। बादल कहाँ धूम मचाते हैं? बादल चारों ओर फैले अंबर में धूम मचाते हैं। जल कौन बरसा रहा है? जल बादल बरसा रहे हैं। अब आपको लिखना है, मतलब रिटन क्वेश्चन आंसर है। तो ये 3 ही क्वेश्चन आंसर है इस पार्ट में। इसको हम लिखेंगे नोटबुक में। बादल किस किस को जल से भर देते हैं? तो बादल नदियों, झरनों और तालाबों को भर देते हैं। हम कविता के अनुसार लिख रहे हैं। बादल किस तरह सबको सुखी बनाते हैं? उत्तर, बादल धरती की गर्मी मिटाकर, नदियों, झरनों, तालाबों को पानी से भरकर, खेतों में अनाज उगाकर और सबके मन को खुशियों से भरकर सबको सुखी बनाते हैं। इसको हमने कविता के अनुसार लिख दिया कि भूखी तपन मिटाते बादल और सरिता निर्झर तालाबों को भरते बादल, खेतों में अन्न उगाते बादल, सबके मन को हर्षाते बादल। इस तरह से हमने उसका अर्थ को लिखकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। बादल भेदभाव नहीं करते, समझाइए। बादलों के द्वारा प्रदान किए गए धरती पर अनाज, जल, ठंडक का उपयोग सभी लोग करते हैं। उसमें प्रकृति क्या है? बादल भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। तो प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती कि ये इस व्यक्ति के लिए है, इस व्यक्ति के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं करती। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि बादलों के द्वारा प्रदान किए गए धरती पर अनाज, जल, ठंडक का उपयोग सभी लोग करते हैं। उसमें प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती। इसी बात से पता चलता है कि बादल भेदभाव नहीं करते। अब आ गई भाषा की बात। अनुभव विस्तार पूर्ण हो चुका है। भाषा की विस्तार नंबर 4, श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको क्या करना है? इसको बोलना है अपने मन से और मन से इसको लिख कर देखना है और फिर मैच करना है कि आपने गलती तो नहीं की इसको लिखने में। इठलाते, अंबर, हर्षाते, सरिता, निर्झर और अन्न। नंबर 5, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बादल, बादल शब्द का वाक्य में प्रयोग, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपने मन से, बस उसमें बादल आना चाहिए। बादल नदियों, झरनों और तालाबों को भर देते हैं। बिजली, बादल गरजने के साथ बिजली भी चमकती है। सरिता, सरिता को नदी भी कहा जाता है। खेत, बादल वर्षा करके खेत में अन्न देते हैं। धरती, बादल भूमि की तपन को मिटाते हैं। तो यहाँ भूमि की जगह आपको लिखना है बादल धरती की तपन को मिटाते हैं। भूमि भी धरती का अर्थ है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसकी जगह धरती लिखेंगे। बादल धरती की तपन को मिटाते हैं। भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाएंगे। नंबर 6, तो यहाँ तालाब हमें दिख रहा है सर, सरिता, सरोवर। तो सर और सरोवर जो है वो तालाब को ही कहा जाता है, लेकिन सरिता नदी को कहा जाता है। तो बादल, मेघ, घन और नभ, तो इसमें बादल का मेघ और नभ ये
ये दोनों मेघ और घन ये दोनों बादल के ही अर्थ है, लेकिन नभ का मतलब होता है आकाश। अंबर, अंबर का अर्थ होता है जमीन होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गगन होता है? हाँ। नभ होता है? हाँ। तो जमीन यहाँ ऑड वन आउट, मतलब बाकी दोनों से भिन्न है। भू, भू का अर्थ भूमि होता है। भू का अर्थ भूधर? नहीं, भूधर नहीं होता। भू का अर्थ धरती होता है? हाँ, धरती होता है। भूमि और धरती तो होता है, लेकिन भूधर नहीं होता, यानी भूमि को धरने वाला। अब ये आ गई प्रत्यय की बारी, जो मैंने पाठ के शुरू में बताया था कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इसमें वाला शब्द और वान शब्द लगाओ। तो वान वाला हम अगले पेज में देखेंगे, अभी हम सिर्फ वाला वाला देख रहे हैं। तो फल के साथ आप वाला लगा देंगे तो फल वाला बन जाएगा। तो यहाँ जो फल, दूध, सब्जी, मिठाई और खिलौने रखे, ये है मुख्य शब्द, और इसमें वाला लगाना है। तो ये वाला, क्योंकि जो भी शब्द के पीछे लगता है, जैसे यहाँ फल वाला, दूध वाला, सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला, मिठाई प्लस वाला, मिठाई वाला। एक साथ लिखना है इसको, अलग अलग नहीं लिखना है। एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। खिलौने वाला, खिलौने प्लस वाला, खिलौने वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ हमने वाला शब्द जोड़ा है। तो जब कोई शब्द किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएंगे प्रत्यय। और यदि कोई शब्द आगे जोड़ता है, जैसे दिन लिखा है और हम उसे प्रतिदिन बोलना चाहते हैं, प्रतिदिन, तो ये जो प्रति है ना, ये प्रति उस समय कहलाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय लगते हैं पीछे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ मिठाई वाला एक साथ लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वाला प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना दिए। पहले फल था, उसमें वाला लगा दिया तो मतलब बदल गया ना। पहले फल मतलब एक फ्रूट था, और फल वाला मतलब कोई आदमी, कोई औरत। अब यहाँ वान लगाना है, वान प्रत्यय आपको लगाना है। तो गुण के साथ वान लगाएंगे तो यहाँ होगा गुणवान। तो इसने पहले गाड़ी के साथ वान वाला कर लिया है सॉल्व, कोई बात नहीं। गाड़ी प्लस वान गाड़ीवान। हम गुण के साथ कर देते हैं गुणवान, धन के साथ हम कर देते हैं धनवान, और ये ज्ञान के साथ कर देते हैं ज्ञानवान। तो ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। और ज्ञानवान हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान हो। तो ये प्रत्यय शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो इस तरह से हमने शब्दों का अर्थ देखा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ दिए गए हैं, आप और उसका वाक्यों में प्रयोग दिया गया है, और जितने छूटे हैं वो आपको करना है। नंबर 8, दिए गए शब्दों के अर्थ जानिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कई बार शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय हमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम उस शब्द का अर्थ नहीं जानते। तो पहले हम शब्द का अर्थ सीखेंगे और तभी उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे ओर यानी तरफ, बालक विद्यालय की ओर जा रहे थे, तो इस ओर का मतलब यहाँ तरफ है। और का मतलब होता है तथा। श्याम और मोहन विद्यालय गए, तो ये और था, ये और। देखिए ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, अलग अलग है। ग्रह, ये ग्रह है। नक्षत्र, जैसे कि आसमान में होते हैं ना, हम कहते हैं कि नक्षत्र है, बहुत सारे अलग अलग नक्षत्र होते हैं। तो हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। तो हमारे ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, बहुत सारे ग्रह हैं, तो हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। मतलब ये है, ये क्या है? एक भौगोलिक वस्तु है, उसे हम ग्रह कहेंगे। और ये ग्रह जिसमें इस तरह से ऋषि की मात्रा देखिए इस तरह से लगती है, तो इस ग्रह का मतलब होता है घर। जैसे हम अपने गृह निवास की बात करते हैं, मेरा गृह स्थान पास में ही है, मतलब मेरा घर जहां पर है वो जगह यहाँ से पास में ही है। नीर मतलब पानी, तो नीर मतलब पानी, नीर को स्वच्छ रखो। नीड़ मतलब घोंसला, पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, तो इसमें नीड़ शब्द आ गया है यहाँ। नीड़। कुल मतलब वंश, एक कुल का मतलब होता है जैसे कि सब मिला के, एक कुल का मतलब होता है वंश। तो कुल, जैसे कि हमारे कुल में ऐसा है, जैसे हमारे कुल में 5 सदस्य हैं, ये हमारे कुल की कुल देवी है, यह हमारे
हमारे कुल का ऐसा रीति रिवाज है, हम इस तरह की बातें करते हैं ना, बस वही वाला कुल वंश मतलब जैसे कि दादा दादी, फिर मम्मी पापा, फिर आप, और उनसे भी पहले लोग जो रहे होंगे उनके मम्मी पापा, आप, आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, इस तरह से ये जो वंश चलता है उसी को कुल कहते हैं। और ये है कूल। कूल का अर्थ होता है किनारा। किसका किनारा? जैसे नदी का कूल, समुद्र का कूल। तो नदी के कूल पर कितनी ठंडक है, तो इसमें हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है, क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं? एक भाव को बता रहे हैं। ये सरल वाक्य नहीं है, ये विस्मयादि बोधक वाला वाक्य है। तो इस तरह से हमने देखा कि लगभग एक जैसे दिखने वाले दो दो अक्षर, उनका अर्थ कितना अलग है, और उस हिसाब से हमने उनका वाक्यों में प्रयोग किया है। अब करने की बारी। वर्षा ऋतु के अनुभव अपनी कक्षा में सुनाइए, और वर्षा ऋतु में कौन कौन सी वस्तुएं खाने को मिलती है सूची बनाइए, और बादल और वर्षा से संबंधित कविता याद करके कक्षा में सुनाइए। तो ये आपका अपना वर्क है, आप इसको कर भी सकते हैं। खाने की चीज़ है तो मुझे ऐसा लगता है कि भुट्टा जो मेज़ यानी कॉर्न जो होता है, स्वीट कॉर्न्स वगैरह, वो हमें नया इसमें खाने को यहाँ मिलता है। और गर्मी जाती है, बारिश शुरू होती है तो जामुन भी मिलते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं मिलती थी, वो इसी सीज़न में खाने को मिलते हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसको, इस वीडियो को देखने के लिए और इस पार्ट को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।